हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी को पीजीएस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, इससे पहले हम लोग लाइसोसोम और कई ऐसे कोशिकांग हैं जो पहले देख चुके हैं। तो आप वीडियो पर नए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए कि जो सारे कोशिकांग है वो पढ़ाया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे राइबोसोम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं केंद्रक है क्या। ठीक है, केंद्रक का खोजकर्ता जो है वो रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है और ये द्विझिल्लिका होते हैं। द्विझिल्लिका मतलब क्या? डबल मेम्ब्रेन, है ना। अगर कहने का मतलब है कि जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है वो सिंगल नहीं होता है, वो इनर व्यू होता है और आउटर व्यू होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसका सामान्य नाम देख लेते हैं कि आखिर इसे और कौन कौन से नाम है ना, जिसके द्वारा इसे पुकारा जाता है। तो चलिए, कोशिका का प्रबंधक भी कहा जाता है और कोशिका का नियंत्रण केंद्रक भी कहा जाता है और कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है और ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी डीएनए या आरएनए या जिन एक्सप्रेशन वाले जो होते हैं वो सारे चीज़, है ना, वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारे न्यूक्लियस से बनते हैं। सारा कोशिका का जितने भी कोशिकाएं हैं कंट्रोल का जो काम करती है वो कौन करती है? केंद्रक करती है। इसीलिए इसे कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात है कि इसका जो हमारा संरचना है, संरचना के माध्यम से समझेंगे। संरचना के माध्यम से यदि आप समझ लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये बहुत हेवी है। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या यहाँ देखिए संरचना जो है सबसे पहली बात है कि इसका जो संरचना है वो गोलाकार है। ठीक है, लगभग गोलाकार है और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो सारा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं केंद्रक का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो केंद्रक का जो गोलाकार जो संरचना देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन से है। जैसे देखिए ये जो अंदर वाले जो ब्लैक का जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर में है इसे क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही दोनों मेम्ब्रेन को यदि मिला दे तब हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको एक लाइन में समझना है कि न्यूक्लियस जो है किस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का राज क्या है कि वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, इनर और आउटर से बना होता है। अब यहाँ समझिएगा कि ये जो इनर और आउटर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। जैसे ये आउटर है और ये क्या है? इनर है। ठीक है, तो इसके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर का खासियत क्या है समझिएगा कि हम लोग जो ईआर देखे थे, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो बनता कैसे है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस का जो पेरी स्पेस जो है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है, वही क्या करता है कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ल्यूमेन बढ़ाता है उसका और वो ग्रोथ करता है। तो समझिएगा बात को कि किस प्रकार से करता है। जैसे ये बाहरी जो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये एक्सपैंड होती है। ठीक है, एक्सपैंड, और ये बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो बढ़ रही है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अगर न्यूक्लियर में है तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ देखिए पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यही यदि आगे बढ़ते चला जाता है तब इसे हम ल्यूमेन के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ल्यूमेन। ठीक है, और ये ल्यूमेन किसका होता है? ये ल्यूमेन ईआर का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ईआर क्रिएट होना शुरू हो गया। ईआर मतलब क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रतवी जालिका। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे डॉट डॉट जो दिख रहे हैं वो राइबोसोम पड़े होते हैं। ठीक है, तो जिन सतहों पर राइबोसोम पड़े होते हैं उन्हें खुरदरी अंतःप्रतवी जालिका कहा जाता है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ ऐसे भाग है जहाँ पर देखिए कि प्लेन है, इन राइबोसोम की स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाएगी? स्मूथ कहलाएगी। तो इसे हम रफ कहते हैं। यहाँ पे आपको ले लेते हैं, है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और ये क्या हो गया हमारा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो समझने का काम कीजिएगा कि चिकना क्यों होता है और रफ क्यों होता है। यदि आपको और जानना है डिटेल तो इसको पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो जाकर वहाँ पे वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं कि ये जो हमने समझ लिया है ना, इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो समझ लिया, लेकिन देखिए कहीं कहीं पे आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ गैप है, ये गैप है ना, तो जो गैप है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स जो होते हैं वो जो साइटोप्लाज्म से कुछ भाग अंदर आते हैं और कुछ भाग अंदर से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करता है। जैसे मान लें कि अगर न्यूक्लियस से कुछ पार्ट्स को अगर बाहर जाना है, ठीक है, तो इस पोर्स की मदद से जाएंगे, और अगर कुछ बाहर से अंदर आना है इस पोर्स की मदद से ही आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर से बाहर कौन कौन सी जाए, क्या क्या मतलब जा सकती है, तो देखिए tRNA, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तो ये दोनों क्या करती है, ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा बाहर जाती है। और बाहर से क्या क्या अंदर आ सकती है, तो यहाँ पे देखिएगा ये ATP है ना, ये DNTPase है, ठीक है, और ये क्या है, कुछ हार्मोन्स है, तो ये सारे क्या करते हैं, इसी पोर्स की मदद से ये न्यूक्लियस में आने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो पोर कर रही है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझेंगे, और इसमें जो वैकेंट पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, जो वैकेंट वाइट जो पूरा वैकेंट है, तो ये वैकेंट नहीं है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा कि मैंने जो इनर जो है ना, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के चारों तरफ ब्लू कलर का एक मैंने बाउंड्री लाइन किया है। ये बाउंड्री लाइन जो है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, कुछ प्रोटीन से होते हैं, ठीक है, और उस प्रोटीन का नाम यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, ये प्रोटीन होते हैं, और इस प्रोटीन क्या बोलते हैं, लैमिला, यानी कि कुछ लैमिला प्रोटीन वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि कहने का मतलब क्या है कि DNA रिप्लिकेशन करते हैं। DNA रिप्लिकेशन मीन्स क्या कि वो DNA से DNA को बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं DNA रिप्लिकेशन, ठीक है। तो ये करने में जो हेल्प कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैमिला कहते हैं। लैमिला क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, मतलब केंद्रिका का नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस मीन्स क्या होता है, समझिएगा। आखिर ये डार्क क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ राइबोसोमल प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, वो डार्क मोड में होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे स्ट्रेन उनका अधिक होता है, जिसके कारण से वो डार्क होते हैं और उन्हें न्यूक्लियोलस के नाम से जाना गया, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे, और कुछ स्ट्रक्चर आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमैटिन जालिका है, ठीक है। तो समझने का काम कीजिएगा कि ये जो आप दिख रहे हैं उसमें ब्लैक है ना, ये ब्लैक, ये क्या है, तो ये DNA और हिस्टोन प्रोटीन को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन जालिका जो है, जो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम जो होते हैं जहाँ पे सवाल किया गया है कि क्रोमैटिन जालिका किससे मिलकर बने होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, जो ब्लैक में दिख रहा है हिस्टोन प्रोटीन, ये इसका काम क्या है कि जो क्रोमैटिन जालिका है उसको बांध कर रखने का काम करता है। और क्रोमैटिन जालिका जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ फैले हुए होते हैं, जैसे आप फिगर में यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया क्रोमैटिन। अब जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रोमैटिन है, कुछ मैंने गाढ़ा अवस्था में बताया है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये गाढ़ा है और ये क्या है, पतला है ना। तो इसमें क्या खासियत है कि जो गाढ़ा वाला भाग जो है, ठीक है, जिसमें क्रोमैटिन अधिक है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, और जो पतला है, ठीक है, जो विरल में है वो उसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। मीन्स समझने का काम कीजिएगा कि जो हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन करने में मदद नहीं करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होने के कारण ये जीन एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन यूक्रोमैटिन जो है, जो पतला वाला है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जीन एक्सप्रेशन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें जो कुछ अनुवांशिक जो है, ठीक है, वो किस प्रकार से और क्या क्या पाए जाते हैं, उसमें जो नाइट्रोजनस जो क्षार है वो कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है।
और इनका मतलब सेंट्रोमियर के आधार पर इसका टाइप कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मीन्स क्या, द्विकुंडलित, है ना। इनका जो आकार जो होता है डबल हेलिक्स होता है और इनका होता है सिंगल हेलिक्स, मतलब एकल कुंडली, ठीक है। इसको कह सकते हैं क्या, डी ऑक्सी राइबोसोम शर्करा है और ये क्या है, राइबोसोम शर्करा है ना। डीएनए का अगर हम फुल फॉर्म करें तो क्या निकलेगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या बोलेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका जो नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजन जो है ना, समझने का काम करेंगे यहाँ पे। नाइट्रोजन जो क्षार इनका है, ठीक है, समझिएगा। पहला क्या है, एडेनिन, और क्या है, गुआनिन, साइटोसिन, और क्या, थायोसिन। इनका रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से किया जाता है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। और यहाँ जो है इसका नाइट्रोजन जो बेस जो है, क्षार जो है, वो क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और क्या, यूरासिल। दोनों में देखिए यहाँ पे डिफरेंस पाया जाता है, इसमें थायोसिन पाया जाता है और यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। बाकी तीनों इसमें भी सेम है और तीनों इसमें भी सेम है, लेकिन एडेनिन और क्या, थायोसिन, है ना। एडेनिन और थायोसिन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये डबल होता है, और गुआनिन और क्या, साइटोसिन में ट्रिपल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, जी से गोविंदा और सी से करिश्मा याद रखिएगा, क्योंकि दोनों चंचल हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये है अनिल कपूर और कौन, तब्बू, ये दोनों शांत है, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। आप देखिए क्या है, नाइट्रोजीनस क्षार के प्रकार, है ना। देखिए एक होता है प्यूरिन्स, प्यूरिन्स, और एक होता है पायरिमिडिन्स, ठीक है। एक होता है पायरिमिडिन्स और एक होता है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा, एजी प्यूरिन्स, है ना, एजी प्यूरिन्स। एजी मीन्स क्या, एडिनिन और क्या, गुआनिन, ठीक है। और पायरिमिडिन्स मीन्स क्या, साइटोसिन, थायो, है ना, थायोमिन, और क्या, यूरेसिल। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डीएनए जो है ना, क्या है, नाइट्रोजन क्षार शर्करा और प्लस क्या, फास्फेट कहलाता है। डीएनए जो होता है वो कहलाता है एक न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है ना। तो यहाँ पे समझने काम करेंगे सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम का कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारा एसेंट्रिक है, इसमें क्या है कि सेंट्रोमियर नहीं होते हैं। इसका मकसद समझिए कि सेंट्रोमियर जो होते हैं कि कुछ क्रोमोसोम का ऐसे विभाजन करते हैं कि एक साइड आर्म रहती है, ठीक है, और एक साइड आर्म नहीं रहती है। कुछ को ऐसे विभाजित करते हैं जिसमें एक साइड आर्म बड़ा होती है और एक साइड आर्म क्या होती है, छोटा होती है, ठीक है। कुछ में क्या होती है, दोनों बड़ा होती है, कुछ में क्या होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे क्या है कि इसमें टेलोसेंट्रिक में इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का ऐसा किया है विभाजन कि एक साइड आर्म है लेकिन दूसरी साइड आर्म नहीं है, ठीक है। और इसका शेप क्या है, जे के आकार के है। आइए एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का ऐसा करता है विभाजन कि जिसमें एक बहुत छोटा और एक क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आई के जैसा लगता है, स्मॉल आई होता है ना ऐसा, तो आई के जैसा लगता है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि ये एल शेप का होता है, कुछ ऐसे करता है सेंट्रोमियर विभाजन कि ये शेप जो है एल निकल कर आता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। चलिए मेटासेंट्रिक क्या है, मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर जो होता है, ठीक है, वो ऐसा मतलब डिवाइड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, भी के जैसा आता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी, ठीक है। चलिए थैंक यू।